उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। देहरादून में नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर गिरी गाज। शहरी विकास विभाग ने मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना को हटाया। चंपावत में प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के दौरान गिरी केमिकल की बोतल, गंध से 7 छात्राएं हुई बेहोश। उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी चुनौती, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, पलायन रोकने के लिए सरकार सक्रिय। गाजियाबाद की घटना के बाद देहरादून प्रशासन सतर्क, बच्चों के डिजिटल व्यवहार की होगी कड़ी निगरानी। नैनीताल में 124 लोग ले रहे दोहरी पेंशन, कैग की रिपोर्ट से फर्जीवाड़ा हुआ उजागर, धनराशि की वसूली की जाएगी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम के मिजाज, आने वाले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी के आसार, मैदान में भी दिखेगा बारिश बर्फबारी का असर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से अहम खबर है, जहां पीआरडी जवानों को रोजगार पर संकट, थानों और यातायात से हटाए गए 2900 पीआरडी जवान। थानों और यातायात से हटाए गए 2900 पीआरडी जवान। ड्यूटी खर्च के लिए बजट नहीं। इस माह से होगी सेवाएं समाप्त। 2024 में 4 धाम यात्रा के लिए लगाई गई थी पीआरडी जवानों की ड्यूटी। 32 करोड़ का बजट हुआ था मंजूर। अब बजट हुआ खत्म तो ड्यूटी से हटाए गए। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल ने जारी किए निर्देश। दस 1000 से ज्यादा पीआरडी स्वयंसेवकों में से 7514 ड्यूटी पर। सचिवालय विधानसभा आबकारी में दी जा रही ड्यूटी। आरटीओ मंडी समिति जल संस्थान में ली जा रही है ड्यूटी। तो पीआरडी जवानों के रोजगार पर संकट। 2900 पीआरडी जवान हटाए गए। 32 करोड़ का बजट हुआ था मंजूर। अब बजट खत्म हुआ तो ड्यूटी से हटाए गए पीआरडी जवान।
और शुभम चौहान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, पीआरडी जवानों का रोजगार खतरे में है। लगभग 3000 पीआरडी जवानों को छुट्टी दी गई है। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर पर? जी मनोज, मैं बता दूं आपको कि 32 करोड़ का बजट जो है 2024 में जो है मंजूर किया गया था, लेकिन बजट खत्म होते ही जो है अब जो है जो पीआरडी जवान है उनकी जो नौकरी पर है बाधा बनती हुई नजर आ रही है। अब तक प्रदेश में 10,000 से ज्यादा पीआरडी जवान जो है उनमें से केवल जो है 7,514 ही ड्यूटी पर है। विधानसभा सचिवालय, आबकारी और अन्य जो सरकारी कार्यालय उसमें लगातार जो है उनकी जो ड्यूटी रहती थी उनमें करीब जो है 6,608 पुरुष और 908 महिलाएं शामिल है। आज इन तमाम विषयों को लेकर के प्रांतीय रक्षक दल की संगठन की बैठक भी होगी, जिसमें आगे की रणनीति के लिए निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, निश्चित रूप से शुभम, लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग ये 2900 ये पीआरडी के जवान, इनका रोजगार छिन जाएगा, इनके परिवार पर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। इसके लिए अभी तक का कोई योजना, किसी तरह की कोई अधिकारी कोई बात करने को तैयार है? इनकी जरूरत थी तब इनको इस्तेमाल किया गया, इनकी ड्यूटी लगाई गई, और अब जब इनकी जरूरत नहीं है तो इनको हटा दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है बजट नहीं है। जी, लेकिन इसके लिए भी जो है जवानों ने जो है अपना एक पत्र जो है जारी किया था और वहाँ पे निदेशालय को भेजा था। तो उसी को लेकर के निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की जो ओर से जो है जिला युवा कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, और साथ ही जो है इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के आज बैठक की जाएगी। हो सकता है इस मांग में जब इनकी सेवाएं समाप्त होंगी तो उससे पहले ही कोई निर्णय भी आ सकता है। जी हाँ बिल्कुल शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल ने जारी किया निर्देश, अधिकारियों को जारी किए गए हैं निर्देश। 10,000 से ज्यादा पीआरडी स्वयंसेवकों में से 7,514 अभी ड्यूटी पर हैं। अलग अलग विभागों में इनकी ड्यूटी लगाई जा रही, सचिवालय, विधानसभा और आबकारी में इनकी ड्यूटी ली जा रही है। फिलहाल लगभग 3000 पीआरडी जवानों के रोजगार पर संकट है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से हम खबर है, बिजली दरों पर यूईआरसी ने जन सुनवाई कार्यक्रम किया है। इस दौरान घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। यूपीसीएल, पीटीसीयूएल की याचिकाओं पर होगी सुनवाई। आम जनता और संस्थाओं से सुझाव व आपत्तियां ली जाएंगी। 18 फरवरी से कर्णप्रयाग, मुनस्यारी, रुद्रप्रयाग और देहरादून में सुनवाई। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तय होंगी नई बिजली दरें। जन सुनवाई के बाद आयोग अंतिम निर्णय करेगा। आम जनता और संस्थाओं से सुझाव व आपत्तियां ली जाएंगी। 18 फरवरी से कर्णप्रयाग, मुनस्यारी, रुद्रप्रयाग और देहरादून में सुनवाई। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तय होंगी बिजली की दरें। जन सुनवाई के बाद आयोग अंतिम निर्णय लेगा। तो बिजली दरों पर यूईआरसी ने जन सुनवाई कार्यक्रम, बिजली दरों पर जन सुनवाई कार्यक्रम, घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और अगली खबर देहरादून से है। विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार हुआ है। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने उपेंद्र सिंह थापा को दबोचा है। फिनलैंड में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों वसूले हैं। फर्जी वीजा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर और दस्तावेज तैयार कर ठगी की गई है। पीड़ितों से करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए हड़पने की बात कबूली है। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ा है। आपको बता दें, इस मामले में
कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ा है। मामले में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच फिलहाल जारी है। देहरादून से अहम खबर, विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला साथी गिरफ्तार हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से है, जहां जोली ग्रांट क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। जोली ग्रांट स्थित कोठारी मोहल्ला निवासी भारतीय सेना के जवान महावीर सिंह रावत का ड्यूटी के दौरान तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। 51 वर्षीय महावीर सिंह रावत पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह रावत भारतीय सेना की 15 गढ़वाल राइफल में हवलदार के पद पर सेवाएं दे चुके थे। वर्तमान में वे डिफेंस सिक्योरिटी कोर में नायक के पद पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनका निधन हो गया। शनिवार देर शाम उनका पार्थिव शरीर जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां सेना की ओर से उन्हें सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके आवास जोली ग्रांट लाया गया, जहां परिजनों और स्थानीय लोगों ने नम आंखों से अंतिम दर्शन किए। आज हरिद्वार में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेना के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहेंगे। क्षेत्रवासियों ने देश के इस वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अगली खबर खटीमा से है, जहां बिरिया मंझोला क्षेत्र में आयोजित स्वर्गीय मनीष चंद्र स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल रहा। उत्साहपूर्वक ये संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विजेता और उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों का पुरस्कार देकर सम्मान किया और उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया, जिससे क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति खासा जोश देखने को मिला। फाइनल मुकाबला नगला तराई खटीमा और उजाली कोट टनकपुर की टीमों के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नगला तराई खटीमा की टीम ने 108 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे उजाली कोट टनकपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट से जीतकर खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और स्वयं क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया। इससे पूर्व उन्होंने स्वर्गीय मनीष चंद्र के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। व्यक्तित्व में आता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। और आज उत्तराखंड के अंदर भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने यहाँ पर पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था और उसके कारण से हमारे राज्य में हम एक खेलों के लिए 8 प्रमुख शहरों में 23 अकादमियों को बना रहे हैं और उसके अंदर 1000 विश्व स्तरीय हमारे खिलाड़ी एथलीट्स इसमें तैयार होंगे। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हमारा तैयार हो रहा है। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर खेल के क्षेत्र में हमारा बना है
और अब राज्य के अंदर अनेक प्रकार के खेल, जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का भी आयोजन हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में हाल के दिनों से बने तनावपूर्ण माहौल और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में अशांति फैलाने वाले और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले तत्वों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाएगी। महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पूरी गंभीरता और प्रवीणता के साथ कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आपराधिक घटना के बाद पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दोषियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए। हाल के मामलों में सरकार की इस नीति का असर भी देखने को मिला है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी कानून व्यवस्था को बहुत प्रभावी रूप से लेते हैं। जो भी घटनाएं होती हैं 24 घंटे के अंदर अपराधी जेल की सलाखों के अंदर होता है। और ये हमने देखा भी पिछले दिनों, लेकिन इस प्रकार के कृत्य करने वालों पर भी कड़ा संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है और पुलिस प्रशासन को भी कहा है कि भय का माहौल अपराधियों के अंदर रहना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सबको दिखा। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन को लेकर सियासी सामाजिक हलचल तेज हो गई है। जहां एक और प्रदेश सरकार और सत्ताधारी दल इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस फैसले से कई मुस्लिम संगठन और धर्मगुरु नाराज नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि निर्णय संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सीधा हमला है। इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी शिक्षा संस्थान सरकार के तय मानकों, नियमों और व्यवस्थाओं के आधार पर ही संचालित होता है। मदरसे भी इससे अलग नहीं है। चमोली ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रम तय किया है और संस्थानों को मानकों के अनुरूप अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी वर्ग का विरोध करना नहीं, बल्कि शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। जो भी मदरसे मानकों को पूरा करते हैं वो अनुमति लेकर आसानी से संचालित हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नियमों का पालन करने के बजाय विरोध करना उचित नहीं है। कोई भी शिक्षण संस्था चलेगी किसी नियम के आधार पर चलेगी, उसके कुछ मानक, उनके मानकों के आधार पर चलेगी, प्रदेश द्वारा दी गई व्यवस्था के आधार पर चलेगी। और जो उसके मानक पूरे नहीं करेंगे वो कैंसिल होंगे। उसी आधार पर सब हुआ है। और प्रदेश सरकार ने बाकायदा पाठ्यक्रम तय किया है। प्रदेश सरकार ने कहा कि आप अनुमति ले लीजिए, जो मानक तय है स्कूल चलाने का उन मानकों को पूरा करके हम अनुमति देंगे। तो बजाय इसका विरोध करने के उन मानकों को पूरा करें, सरकार से अनुमति लें और अपने मदरसे चलाएं। क्या दिक्कत? अगली खबर देहरादून से है, जहां केंद्र सरकार ने नए बजट को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण और विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक बजट बताया है। देहरादून में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से अब तक पेश किए गए सभी बजट नारी केंद्रित सोच और समावेशी विकास की दिशा में अहम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का 13वां बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया लगातार 9वां बजट है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और LPG गैस कनेक्शन के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि वर्ष 2014 में देश जहां 14 करोड़ गैस कनेक्शन देश में थे, वहीं आज ये संख्या बढ़कर 33 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति और सुरक्षित जीवन मिला है। बहुत बिंदु ये जो बजट है, क्योंकि ये महिला मोर्चा की मीटिंग है, तो मैं समझता हूँ ये हमें स्पष्ट करना अच्छा है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी के जब से उन्होंने दिल्ली में दायित्व संभाला 13th बजट था और 9th कंसेक्यूटिव बजट
निर्मला जी ने प्रेजेंट किया। तो जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला है दिल्ली में 2014 से, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको आप देखिए, अगर कैरेक्टराइज करो तो विमेन सेंटर्ड पॉलिसीज है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे पर स्थित बहादुरपुर रेलवे फाटक लोगों के लिए रोजाना परेशानी का कारण बन गया है। रेलवे फाटक पर दिन भर लगने वाला जाम आम स्थानीय लोगों और राहगीरों की जिंदगी का जंजाल बन चुका है। लगातार बढ़ती परेशानी को देखते हुए क्षेत्रवासियों ने रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर निर्माण की मांग तेज कर दी है। बताया गया है कि लक्सर से रुड़की तक इस स्टेट हाईवे से 100 से अधिक गांव जुड़े हुए हैं। साथ ही कई बार ये मार्ग दिल्ली हरिद्वार हाईवे के वैकल्पिक रास्ते के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यहाँ यातायात दबाव हमेशा अधिक रहता है। बहादुरपुर रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर न होने के कारण जब भी ट्रेन गुजरती है, फाटक लंबे समय तक बंद रहता है, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।